नमस्कार दोस्तों। जिन्हें बस भूख दौलत की बड़े खुदगर्ज होते हैं, उन्हें आदत पड़ी है दांव से दौलत कमाने की। कमोबेश आज इसी तरह के हालात हैं और हम देखते हैं, नहीं तुम जान पाओगे हकीकत इस जमाने की, कभी कोशिश नहीं करना किसी पर जान लुटाने की। आप आज देखिए, संसद का जब विशेष सत्र शुरू होता है, प्रधानमंत्री जिस तरीके से संबोधित करते हैं मीडिया को, और उसमें जिस तरीके से वो तमाम बातें कहते हैं, प्रशंसा करते हैं तमाम सारे पूर्व प्रधानमंत्रियों की, कुछ तंज भी कसते हैं। बावजूद इसके, इन सब के बावजूद एक बात तो सत्य है कि लोकतंत्र ने देखी कितना मजबूत आधार बनाया था। आज उन्हें मजबूर होना पड़ रहा है उन लोगों की प्रशंसा करने की जिनको वो पानी पी पी कर पोसा करते थे। क्यों? क्योंकि कल नए सदन में, जो नया भवन बना है, वहां पर लोकसभा का विधान और राज्यसभा का सत्र चलेगा। उस सदन के लिए यह तैयारी है जिससे कि आज कहीं विपक्ष नाराज ना हो जाए और वो कल उसमें ना आए और फिर कहने का यह अवसर मिल जाए कि देखिए, ऐसा लोकतंत्र का मंदिर बना है जहां विपक्ष नहीं है, जहां आवाज नहीं है, सिर्फ वाहवाही है, चाटुकारिता है। इसलिए यह किया गया। इस पर मैं चर्चा करूं उसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड में एक चीज कही जाती है, बड़ी पुरानी कहावत है, जब लोकतंत्र डरने लगे तो समझ लीजिए कि यह गुलामी से भी बदतर है। और वही हालात है। और इन्हीं हालात में तेलंगाना में, हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी की CWC की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में के बाद में जो एक रैली हुई, उसमें तमाम बातों का जिक्र राहुल गांधी ने किया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया, सोनिया गांधी ने किया और तमाम नेताओं ने। जब वहां पर तमाम सारी मुद्दों पर, बातों पर चर्चा हुई, लोगों से बात हुई, तो वहां सबसे बड़ी बात क्या थी? वहां सबसे बड़ी बात थी कि जिस मैदान में कांग्रेस का यह सम्मेलन होना था, यह सभा होनी थी, यह रैली होनी थी, उस मैदान को सरकार ने आनन फानन में भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के गृह मंत्री अमित शाह की रैली के लिए दे दिया। यह बहाना दिया गया कि हाँ, तो चूंकि हैदराबाद मुक्ति दिवस है तो उसको आज वो करेंगे और इसलिए। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की जो बी टीम कही जाती है, वो वैसी की पार्टी भी उसी समय तेलंगाना में कई जगह रैली कर रही थी। उसी समय केसीआर का भी अपना खेल चल रहा था। इतने सब के बाद और कांग्रेस की रैली को कैसे असफल किया जाए, इसके लिए उन्हें कहा गया कहीं दूर करिए। उन्होंने अपनी दूर खेत लिए किराए पे और उस पर रैली करने का फैसला किया। वहां पर यह भी प्रतिबंध लगा दिया गया था कि आप बसें नहीं लाएंगे, ट्रक नहीं लाएंगे, ऐसे नहीं लाएंगे। तो इतने प्रतिबंधों के बाद में वह रैली इतनी सफल रही, इतने लाखों लोग पहुंचे कि सब अचंभित रह गए। और तेलंगाना के इतिहास की ही बात करें तो वहां के लिए यह अभी तक की सबसे बड़ी रैली थी। इतनी बड़ी संख्या में लोग पैदल पैदल चल के आए, तमाम छोटे छोटे साधनों से आए, लेकिन पहुंचे, इतनी बड़ी भीड़ देख के सब घबरा गए। यह स्थिति है। इसने कांग्रेस में एक आत्मविश्वास भर दिया और वह आत्मविश्वास आज हमें देखने को मिला संसद में। जब संसद में, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे थे तो उन्होंने तमाम मुद्दों पे बात की, बड़े शायराना अंदाज में भी बात की और उन्होंने आज बिल्कुल तल्ख सवाल भी किए और इशारे भी किए।
उन्होंने G20 को लेकर जब बात आई तो उन्होंने कहा G2। क्यों G2 कहा? क्योंकि उन्होंने कहा जो आगे जीरो है वहां तो आपने अपना कमल का फूल बना दिया है, तो साहब वो तो दिखता ही नहीं, तो इसलिए G2 ही हो गया। और वास्तव में उसके कहने का जो सांकेतिक मतलब था वो ये था कि आधा तो आप वैसे ही हो गया था, आधे लोग तो आए ही नहीं थे। और उसके बाद आप कहते हैं कि गर्व की बात। गर्व कैसे? रोटेशनल जब आपको कोई अध्यक्षता मिलती है तो गर्व की बात नहीं होती। गर्व की बात होती जब आपको चुना जाता है, जैसे पंडित नेहरू को चुना गया था, इंदिरा जी को चुना गया, जैसे विजय लक्ष्मी पंडित जी को चुना गया था, वह अध्यक्षता होती है। चलिए छोड़िए इसको, मुद्दों पे बात की उन्होंने। उनका प्रधानमंत्री इधर उधर की बात करते हैं, वो मत करिए। तस्वीर, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, तस्वीर बदलिए, हालात बदलिए। और हालात क्या है इनसे हम सब वाकिफ हैं। जो जो समस्याएं हैं हम सबके सामने खड़ी हैं। जिस तरीके से लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है हम सबके सामने। इसके बाद प्रधानमंत्री पुराने प्रधानमंत्रियों की प्रशंसा करके सोचते हैं कि खुश कर लेंगे। तो साहब, कांग्रेस ने भी पूर्व प्रधानमंत्रियों की बड़ी प्रशंसा की, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो या और कोई, और उन्होंने कहा इतने लंबे सफर में सबने कोई ना कोई योगदान दिया। मोदी का योगदान क्या है? मणिपुर में बेटियों के साथ में नग्न परेड, सामूहिक बलात्कार या और कोई। और अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में बिल्कुल जमकर बात रखी और उन्होंने वही कहा जो श्रीमती सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया था। उन्होंने उन 9 मुद्दों की बात करी थी कि संसद में अब इन्हीं पर बात होगी और इन्हीं को लेके हम लड़ेंगे, हम और इधर उधर के चक्कर में नहीं फंसेंगे। और वही हुआ। तो कांग्रेस पार्टी ने उसी तरीके से किया। साथ में अधीर रंजन चौधरी बैठे थे, उनको जहां पर वो हल्का सा भी कमजोर पड़ने की होती थी उन्हें वो बकअप कर देती थी। और उन्होंने खुलकर हर बात की और उन्होंने आज रखा। आज जिस तरीके से पुराने सदन में सारी बातें रखी गई और जिस तरीके से इस देश के हर मुद्दे गिनाए गए, उन पर चर्चा होने की जरूरत है। विशेष सत्र बुलाया क्यों है? क्या औचित्य है? यह इसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं है कि विशेष सत्र बुलाया जाए। ऐसा क्या हो गया है? अभी तो सत्र खत्म हुआ, आने वाले समय में फिर एक सत्र आने वाला है। लेकिन ये सब दिखाता है कि एक तानाशाह जब चाहता है कहता है कि अब राजधानी दौलताबाद होगी, फिर दिल्ली हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगी, तो उस तरह के जो फरमान सुनाता है उसी तरह की स्थिति है। तो तुगलकी फरमान होते हैं, कभी तानाशाही होती है, कभी हिटलर शाही होती है, कभी झूठ होता है, गोएबलिज्म हम सबके सामने खड़ा है। झूठ की स्थिति इंतहा ये होती है कि आज भी प्रधानमंत्री नहीं चूके खुद को चाय वाला और स्टेशन पे सोने वाला बताने वाले। भाई जब वो स्टेशन ही नहीं था जब की बात करते हैं, फिर किस स्टेशन पर आप चाय बेचते थे, किस स्टेशन पे आप सोते थे, वही बता दीजिए, हम वो भी मान लेंगे। कहीं कहते हैं कि हम 35 साल भीख मांग के खाए, कहीं कहते हैं हम 40 साल खाए, कहीं कहते हैं 30 साल खाए, पता नहीं किस साल खाए, कितने साल खाए, भगवान जाने। तो इस तरह की जब स्थितियां होती हैं तो सवाल तो उठते हैं। बात करिए, मुद्दे की करिए। आपने अच्छी बात करी, सबका योगदान बताया, आपने अच्छी बात करी, नेहरू जी का, लाल बहादुर शास्त्री का, श्रीमती इंदिरा गांधी का, राजीव गांधी का, सबका आपने योगदान बताया, बिल्कुल है। और उसको कोई दुनिया में इनकार ही नहीं कर सकता क्योंकि वो सबूत के तौर पे मौजूद है। लेकिन आपका क्या योगदान है यह भी बता दीजिए। आपका योगदान यह है कि इस देश के अंदर आपने नफरत फैलाई है। आपका योगदान यह है कि इस देश के अंदर असमानता आपने फैलाई है। आपका योगदान यह है कि इस देश के 80-81 करोड़ लोगों को आपने 5 किलो अनाज के लिए भिखारी बना के खड़ा कर दिया है। आपका योगदान यह है कि चंद पूंजीपतियों के हाथ में पूरी
आपने सत्ता और संपत्तियां देश की सौंप दी हैं, पीएसयू सौंप दिए हैं। आपकी उपलब्धि यह है कि गरीब गरीब हो गया और गरीब हो गया, अमीर और अमीर और अमीर हो गया। आपकी स्थिति यह है कि आज इस देश का कोई नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करता है। आज हालात ये है कि जो आपके खिलाफ आवाज बनता है उसके यहां तमाम तरह की, कभी ईडी की, कभी सीबीआई की, कभी इनकम टैक्स की, कभी किसी की रेड पड़ जाती है। हालात तो यह है कि आपने आजम खां से नफरत के कारण जो उनके यहां ईडी की रेड डाली, सॉरी आईटी की रेड डाली, इनकम टैक्स की, और उस रेड में आपने उनके यहां एक जो उनके मित्र, उनके बेटे की मित्र थी, वो लड़की जिसने बड़ी सेवा की थी उनकी पत्नी की बीमारी की दशा में, उसके यहां भी आपने रेड डाल दी। क्या दोस्त था वो? तो एक छोटे से इंजीनियर की बहू है, छोटा सा एक स्टूडियो में काम करके अपना वो चलाती थी। तो आप समझिए आपकी तो स्थिति ये है। मिला क्या आपको? आजम खान के खिलाफ आपको जब कुछ नहीं मिला तो मुर्गी चोरी, बकरी चोरी और न जाने काहे के मुकदमे करा दिया आपने। यह कैरेक्टर है आपका। तो आप ये देखिए, और वही दूसरी तरफ उस बाबा के यहां आप जो अपने आप को बाबा कहता है, रामदेव, जो असलियत में बहुत बड़ा फ्रूट व्यापारी है, उसके यहां आप छापा नहीं मारते हैं। क्यों? क्योंकि वो योग के सिवा सब कुछ आज कर रहा है। वो कभी कहता था कि 40 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, कभी कहता था काला धन आएगा, कभी कहता था जाने क्या होगा, और न जाने क्या क्या बताया करता। अब वो कह रहा है कि 2024 के बाद में ये इंडिया गठबंधन वाले खत्म हो जाएंगे, सिधार जाएंगे, 3 पाताल लोक और जाने कौन कौन लोग बताता है वहां चले जाएंगे। अब आप समझिए, कहता है कि हाँ सनातन धर्म का वही ठेकेदार है जिसको खुद सनातन धर्म की एबीसीडी नहीं पता है, सिर्फ भगवा पहन के और जो करता है और व्यापार करता है, जिस तरीके से उसने लूटा है इस देश में। तो यह स्थिति भी है। यही नहीं, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें, एक जगह नहीं टिकता है। तो संसद से लेके सड़क तक आपका सच सामने। संसद भवन बनना, नया भवन बनना, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं, होना चाहिए। इस देश में एम्स बनना कहीं बुराई नहीं, लेकिन आप बताइए ना, कहां ऐसा है इस देश के अंदर कि उस राज्य में बने एम्स को आप कहें कि नहीं हम वहां दिखा लेंगे, हमें जरूरत नहीं है। एम्स का मतलब ही आज भी दिल्ली है, और वही एम्स है जो पंडित नेहरू का बनाया है। आईआईटीज का मतलब भी आज वही है, वो आईआईटीज जो पंडित नेहरू ने बनाए या कांग्रेस ने बनाया। आपका बनाया कौन सा आईआईटी है? और क्या स्थिति वहां, ना प्रोफेसर है ना दूसरी पूरी फैकल्टी है, यह हालत है। इसी तरीके से जहां एम्स बनाए हैं कथित रूप से, वहां कहीं पे बिल्डिंग ही खड़ी है, कहीं पे बिल्डिंग भी नहीं है, कहीं पे डॉक्टर्स नहीं है, कहीं पे प्रोफेसर्स नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है, कहीं पे तो बिल्डिंग भी नहीं बनी है। आप ये कहते हैं? तो साहब यही वजह है कि राहुल गांधी आपको केंद्रित करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी आप मुद्दों को आगे बढ़ाते हैं, और वो कहते हैं कि किस तरीके से आपने इस देश के साथ धोखा किया है, झूठ बोला है, और आपके झूठ के कारण इस देश को कितना नुकसान हुआ है, किस तरीके से आपने अपने प्रचार के लिए सब कुछ किया है। G20 की जब आप उपलब्धि बताते हैं, अपने ऊपर फूल बरसवाते हैं, तो शर्म आती है, क्योंकि उस G20 के नाम पर आपने इस देश की खिल्ली उड़वाई है। जिस तरीके से वहां भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरीके से और बहुत सारी चीजें हुई, वो सारी सामने। जो स्वीकृत बजट था उससे कितने गुना ज्यादा आपने खर्च करके, और कहां खर्च कर दिया, किस पर खर्च कर दिया, किस चीज के लिए खर्च कर दिया। इसी तरीके से जो भारत मंडपम आपने बनवाया, उसका जो ठेका पट्टा जिसे दिया बगैर टेंडर के, बगैर उसके, और उसका नतीजा क्या हुआ कि चंद बारिश में ही वो भर गया और पूरी दुनिया के सामने हमारी बेइज्जती हुई। कम से कम उन 20-21 देशों के सामने तो हुई जहां के डेलीगेट्स आए थे, या राष्ट्राध्यक्ष या वो आए थे, प्रधानमंत्री आए थे। तो ऐसी स्थिति में समझा जा सकता है आपने जो किया। आज उत्तर रेलवे में क्या हो रहा है, एक चूहा पकड़ने के नाम पे आप 41,000 रुपया खर्च करते हो। 3 साल में स्थिति यह है कि
करीब करीब 70 लाख रुपए खर्च करते हो और कहते हो कितने चूहे पकड़े, 160 भी नहीं पकड़े। तो यह दशा है आपकी। जब यह दशा हो तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की बातें सही साबित होती हैं कि आप वास्तव में झूठे हैं और झूठ के कारण भ्रष्टाचार को आप आश्रय देते हैं। आप लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, आप जनता की आवाज को खत्म करना चाहते हैं, आप जनता की समस्याओं को दरकिनार करते हैं। यह आपका चरित्र है। आप सिर्फ चुनाव जीतने के लिए पूरा सब प्रपंच करते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है। जनता अपने आप आपको चुनाव जिता देगी। आप जनता के लिए करिए, तो जनता ने ही आपको जिताया था, इतना बड़ा मैंडेट दिया, विश्वास किया। अब आप क्या कर रहे हैं? उस विश्वासघात कर रहे हैं। तो विश्वासघात मत कीजिए। आप नफरत का खेल खेल रहे हैं। आप विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं, विपक्ष विहीन चाहते हैं। लेकिन आपके लिए समस्या यह है कि कांग्रेस आपके लिए सबसे बड़ी दीवार बन के खड़ी हो जाती है, जो आपकी पूरे रास्ते को रोक देती है। वो पहाड़ की तरह से खड़ी हो जाती है जो आपके रास्ते को रोक देती है। वो कांग्रेस जो अपनी आहुति देने से इनकार नहीं करती, जो इस देश के लिए शहादत देने से इनकार नहीं करती, वो कांग्रेस, यही आपको डराता है। और इसीलिए आप डरे हुए, और इसीलिए आज आपका भाषण एक डरे हुए प्रधानमंत्री का भाषण ज्यादा दिखाई दिया, समरसता कम दिखाई दी। उसमें भी आपने साजिश करने से नहीं छोड़ा। लेकिन मुख्य विपक्षी दल के दोनों सदनों के नेताओं ने जनता के मुद्दे पे बात की और जनता के मुद्दे पर ही आपसे सवाल किए। लेकिन आप तो सवालों के जवाब देते नहीं, आप सिर्फ ओकेजनली जाते हैं। तो यह स्थिति है क्योंकि आप विजिटर बन के, साहेब बन के जाते हैं, फूल बरसवाने जाते हैं, ताली बनवाने जाते हैं। यह है आपका करेक्टर। यह स्थिति तब है जब हमारे सैनिक मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, तो आप उनको एक श्रद्धांजलि का ट्वीट भी नहीं कर सकते। स्थिति यह है कि मणिपुर में इतने दिनों से सब कुछ हो रहा है, आग लगी हुई है, आपके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। सांप्रदायिकता की आग में नूह से लेकर सब कुछ जल रहा है, लेकिन आपके मुंह से आवाज नहीं निकलती है। और आप लोकतंत्र के बूते इस कुर्सी पर हैं, उस लोकतंत्र के जो नेहरू गांधी ने बनाया, डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया। जब आप कहते हैं कि आप संविधान की लाज रखते हैं, तो आपकी स्थिति यह है कि आप अपमान करते हैं उस राष्ट्रपति का जो संवैधानिक प्रमुख है, और संसद के नए सदन का उद्घाटन भी आप ही करेंगे, सब कुछ आप करेंगे, हर जगह फोटो सेशन आप करेंगे, क्योंकि एक अकेला, ये कैसे बताएं, यह आपकी समस्या है। इसीलिए आपको राहुल गांधी बुरे लगते हैं, क्योंकि उनके साथ पूरे देश की भीड़ चलती है, लोग चलते हैं, उनके आने से खुशियां आती, वो आपको बर्दाश्त नहीं। तो यह सत्य है। इस सत्य को हम सबको पहचानने की जरूरत है, क्योंकि ये भ्रम जाल फैलाने वाले लोग भ्रम फैलाएंगे। हमें सच को परखने की जरूरत, सच को जानने की जरूरत, और उस सच को जब आप जानेंगे तब आप जीतेंगे। नहीं तो आपका, आपके बच्चों का, सबका भविष्य बर्बाद होना तय है। जय